देखो लास्ट फुटबॉल डेली के एपिसोड में मैंने तुमको एम्बापे के रिगार्डिंग काफी बढ़िया अपडेट दी थी कि भाई यहाँ पर जहाँ एक तरफ रियल मैड्रिड की स्टोरी लाइन चल रही है, अब चाहे वो मीडिया नैरेटिव हो या फिर एक्चुअली में है कि भाई 15 जनवरी लास्ट तारीख है, लेकिन एक स्टोरी लाइन ये भी चल रही है कि शायद से किलियन एम्बापे को पसंद नहीं है कि यहाँ पर उसको एक डेडलाइन दी गई है और उसके ऊपर से अलग प्रेशर भी है और उसका माइंडसेट भी है कि भाई वो तो अपना टाइम लेगा। और इसी के चलते मैंने अपडेट दिया था कि भाई 14 फरवरी यानी कि चैंपियंस लीग नॉकआउट से पहले हमको यहाँ पर अपडेट मिल सकता है। और उसमें मैंने अपना प्रतिक्रिया भी दी थी कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। ये हमको 2022 में भी देखने को मिला था और यहाँ पर हमको 2021 के आसपास भी हमको कुछ ऐसे ही सीन देखने को मिला था। लेकिन इमीडिएटली यहाँ पर उसके कुछ 6-7 घंटे बाद ही हमको ये अपडेट मिलती है फ्रेंच मीडिया से कि यहाँ पर रियल मैड्रिड की डेडलाइन पसंद नहीं है एम्बापे को। और उसके बाद हमको यहाँ पर ऑफिशियल कोट भी मिल जाता है एम्बापे के एंटराज से कि रियल मैड्रिड या फिर किसी भी टीम के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है किलियन एम्बापे का। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ तो ठीक है, काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पर ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। और यहाँ पर आप कहोगे कि उसने रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप कहोगे कि लिवरपूल का कोई इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो मैं एक्चुअली में रीज़न मानता हूँ कि क्यों उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा, वो इसलिए था क्योंकि PSG के साथ अभी भी एक एग्रीमेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद नसर अल खलाफी ने रीसेंट इंटरव्यू में ये चीज बात कही कि देखो मैं तो चाहता हूं कि किलियन एम्बापे यहां पर ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, लेकिन मेरे और एम्बापे के बीच में एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है। वो क्या एग्रीमेंट है ये किसी को नहीं पता, किस तरीके का एग्रीमेंट है ये भी नहीं पता, रिटर्न भी नहीं है, ऐसी मुंह बोला लंड बोला एग्रीमेंट है और यहाँ पर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है। तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर एम्बापे के ऊपर एक प्रेशर तो है और वो यहाँ पर खुल के आके अभी भी नहीं कह सकता, जबकि वो लीगली यहाँ पर इस समय एलिजिबल है कि किसी भी क्लब के साथ यहाँ पर नेगोशिएट कर सकता है। इसी साथ यहाँ पर टाइम्स ने, ब्रिटिश मीडिया ने एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा कि देखो लिवरपूल को आप हल्के में मत लो, लिवरपूल को आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पर लिवरपूल एक सीरियस कंटेंडर है। देखो लिवरपूल कंटेंडर है या नहीं है, इसमें मीडिया और फैंस अपने बटे हुए हैं। काफी लोग यहाँ पर लिवरपूल को, क्योंकि वो लिवरपूल है इसलिए यहाँ पर उसको सीरियस कंटेंडर मान रहे हैं, वही दूसरे लोग इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसलिए एक तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पैसा कहां से आएगा, तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा देने के लिए। इसी टाइम यहाँ पर टाइम्स ने जब अपनी रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा था कि किलियन एम्बापे को पसंद नहीं है रियल मैड्रिड की डेडलाइन और इसके चलते यहाँ पर वो लिवरपूल के उसको टटोल रहा है, उसको भांप रहा है कि यार ये क्या हो सकता है रास्ता, क्या प्रीमियर लीग में मैं जा सकता हूं। और यानी कि आप मान के चलो कि हम चाहे कितना भी लिवरपूल को कहते कि यार रियल मैड्रिड PSG, ब्रिटिश मीडिया लगा पड़ा है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में एम्बापे के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। ये पर्टिकुलर कोट मैंने टाइम्स में से तुमको इसलिए बताया है क्योंकि यहां पर रियल मैड्रिड की जो फ्रेंच मीडिया में ऑफिशियल कोट आया है, वहां पर एम्बापे के एंटराज ने यह भी कहा है कि किसी भी तरीके का दबाव और किसी भी तरीके का यहां पर नैरेटिव किलियन एम्बापे को फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपना डिसीजन टाइम से पहले ले ले। ये थोड़ा सा अटपटा कोट तो देखो है। अच्छा, इसी बहाने जब ये ड्रामा चल ही रहा था तो एक ड्रामा हालैंड के लिए भी आता है। अब देखो यहाँ पे दबे शब्दों में एक रूमर्स भी निकला था कि बार्सिलोना हालैंड, लेकिन तुम उसको मान सकते हो कि वो बिल्कुल ही अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। अब यहाँ पर स्पेनिश मीडिया ने ये लिखा कि भाई अर्लिंग हालैंड में क्लॉज है और वो क्लॉज ये है कि तुमको पता है वो बहुत टाइम से चल रहा है कि आप उसको 100-200 मिलियन दे सकते हो और मैनचेस्टर सिटी से निकाल सकते हो। और एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आती है यहाँ पर DROAS से, एल चिरिंगीटो का सगा टट्टा मान के चलते हो तुम। तो यहाँ पर देखो उन्होंने ये चीज़ कहा है कि अर्लिंग हालैंड के क्लॉज में आप मान के चल सकते हो कि अगर कोई प्रीमियर लीग क्लब उसको चाहता है तो उसको लगभग 200-250 मिलियन देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रीमियर लीग के बाहर का क्लब चाहता है तो वो रियल मैड्रिड हो या बार्सिलोना हो, उसको लगभग 100-100 मैक्सिमम 120 मिलियन को देना पड़ेगा और वो अर्लिंग हालैंड को लेके आ सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली काफी इंटरेस्टेड हो सकती है अगर किलियन एम्बापे नहीं आता तो ऑलरेडी देखो हवा में तीर है। इसको लॉजिकली तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो इस रिपोर्ट में काफी उन्होंने यहाँ पर वाहवाही कही कि यहाँ पर अर्लिंग हालैंड रियल मैड्रिड को बहुत पसंद करता है, वो आ सकता है, वो ये है फलाना ढिमकाना। मैं इसको लॉजिकली लूप होल निकाल देता हूँ। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि क्या यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाया गया या नहीं। हालांकि उन्होंने एक हिंट दिया है कि जो उनकी पेमंता है, जो उसकी एजेंट है हालैंड की, वो यहाँ पर सैंटियागो बर्नाब्यू काफी बार जाती रहती है, तो हो सकता है। साथ में उन्होंने हवा में तीर ये भी मारा है कि अगर एम्बापे नहीं आएगा तो अर्लिंग हालैंड 2025 में यहाँ पर रियल मैड्रिड को आ सकता है। तो अगेन हवा में तीर मारने वाली बात है। जो लूप होल मेरे को सबसे बड़ा लगता है वो ये है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी टैकल नहीं किया गया कि अर्लिंग हालैंड के पर्सपेक्टिव से वो मैनचेस्टर सिटी क्यों छोड़ेगा। देखो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा है कि रियल मैड्रिड बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम करेगी क्योंकि अर्लिंग हालैंड 40-50 गोल मार रहा है, वो 40-50 गोल मार रहा है मैनचेस्टर सिटी में ट्रेबल जीत रहा है, बैलन डोर भी जीत जाता। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्यों मैनचेस्टर सिटी को इमीडिएटली छोड़ देगा,
ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कि कोई भी मीडिया आपको नहीं बताएगा। बस ये है कि यार रियल मैड्रिड चल रहा है। खैर, अगर नसीर अल खिलाफी के यहाँ पर अपडेट की बात करें तो नसीर अल खिलाफी ने यहाँ पर रिसेंटली एक इंटरव्यू में जहाँ एम्बापे के रिगार्डिंग अपडेट दिया, उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि यार मेरे को मेसी का कोई स्टेटमेंट पसंद नहीं आया। अब तुमको पता है उससे मेसी ने इंटर मियामी को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने थोड़ा सा इनडायरेक्टली उन्होंने कहने की कोशिश करी है कि पीएसजी मेरे लिए बढ़िया मूव नहीं था। मैं पीएसजी में जाना मेरे को अच्छा नहीं लगा, या फिर मेरे को तब अच्छा लगा था लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छा हुआ नहीं। ऐसे में नसीर अल खिलाफी ने कहा कि देखो यार थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेमार भी था, एम्बापे भी था। हाँ मतलब प्रेसिडेंट ही चूतिया है भाई कसम से। वो कहता है कि यहाँ पर देखो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेसी की, लेकिन अगर मेसी क्लब को छोड़ने के बाद क्लब के बारे में ऐसा बोलेगा तो वो हमारा स्टाइल नहीं है। और तुम्हारा वैसे सही बताऊँ तो पीएसजी का कोई स्टाइल ही नहीं है, क्योंकि पीएसजी है ही नहीं। मैं तो मान के चलता हूँ कि मेरे में पीएसजी के लिए बहुत चिड़ भर भर के रखी है, तो वो वाली बात है। उस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मेसी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया कि वो यहाँ पर पीठ पीछे पीएसजी के ना बोले, क्योंकि पीएसजी के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता। वाह, खैर इसी के साथ अगर बात करें थोड़े स्वदेश की, तो भाई इंडियन फुटबॉल से 2 बड़ी अपडेट निकल के आती हैं। सबसे पहले तो भाई देखो कल्याण चौबे यहाँ पर अब रेफरी के जो पूरा स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तुमको पता है हालांकि जो रिसेंट टाइम में अगर इंडियन सुपर लीग की बात करें तो वहाँ पर फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड्स जो रेफरिंग की स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेके बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं। आए दिन आए हफ्ते हम देखते रहते कोई ना कोई कांड हो जाता है, कभी कोई रेफरी का रेड कार्ड का ड्रामा हो जाता है, तो कभी यहाँ पर कुछ गोल डिसअलाउ। ऐसे में यहाँ पर वीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा अभी तो नहीं है इंडियन फुटबॉल के पास, लेकिन यहाँ पर एडवाइजरी वीडियो असिस्टेंट रेफरी जिसको कहा जा रहा है यार AVAR, अभी तुमको एक मान के चल सकते हो कि सेमी VAR है, कुछ VR का एक लाइट वर्जन है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अवेलेबल है। ऐसे में यहाँ पर वही है, थर्ड अंपायर वाला हिसाब होगा यहाँ पर, ऑफकोर्स वीडियो असिस्टेंट रेफरी वाला हिसाब है, और मेरे को लगता है कि एक अच्छा डिसीजन है। इसको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करती है यहाँ पर AIFF ये देखने वाली बात है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अप्रूवल तो मिलता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ हाल ही में कल्याण चौबे गुजरात में थे और वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच में ये बोला कि आने वाले टाइम में मेंस सीनियर टीम का एक 4 नेशन टूर्नामेंट गुजरात में ऑर्गेनाइज होने वाला है। कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास, कोई डेडलाइन नहीं है हमारे पास, लेकिन आने वाले टाइम में होने वाला है। तो हम मान के चल सकते हैं कि इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर हमको एक टूर्नामेंट और मिलेगा गुजरात में। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब बार्सिलोना से, सबसे पहले तो भाई देखो यहाँ पर जाओ फिलिक्स का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर स्पेनिश मीडिया में मैंने एक चीज़ पढ़ी कि भाई जाओ फिलिक्स और बार्सिलोना के बीच में भी जो हो रहा है उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि शायद से एक और लोन बार्सिलोना कर सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि देखो ये जो 6 महीने थे ये दिखाना चाहते थे, ये पूरा सीजन था ये दिखाना चाहता था कि जाओ फिलिक्स में वो पोटेंशियल है, तो वो क्या बार्सिलोना में अनलॉक हो सकता है, और अगर वो अनलॉक हो सकता है तो फिर बार्सिलोना पैसे देके उसको खरीद लेगी। अगेन वो अपना एक डिस्कशन है कितना पैसा देना चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा देखो हुआ भी नहीं है। अभी तो उसने ऐसा पोटेंशियल दिखाया भी नहीं है कि क्या उसको यहाँ पर एक्चुअली में परमानेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मान के चलो कि परमानेंट ही नहीं होता तो वो एथलेटिको मैड्रिड में जाके क्या करेगा, वहां तो किसी को भी नहीं चाहिए, ना फैंस को चाहिए, ना बोर्ड को चाहिए, ना मैनेजर को चाहिए। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना शायद से उसका एक और लोन कर सकते हैं। अब तुम में से काफी लोग कहोगे कि जब पोटेंशियल दिखाया ही नहीं है तो लोन काय को कर रहे हो। देखो इसके पीछे देखो पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेको की बात करें और यहाँ पर लेपोर्टा की बात करें, दोनों कन्विंस है कि आज ना कल जाओ फिलिक्स अपनी वर्थ दिखा देगा। इसी के पीछे डेको से एक रिलेटेड काफी अच्छी अपडेट है, वो ये है कि भाई रफीनिया यहाँ पर उसको ब्लॉक कर रहा है। उसके हिसाब से रफीनिया काफी बढ़िया अटैकर है और ऐसे में रफीनिया पे कैश इन नहीं करना चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना का पूरा अटैक थोड़ा लैकलस्टर है, लेकिन अभी के टाइम पे रफीनिया सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग अटैकर मेरे को लगता है। और अगर किसी पे कैश इन करने की जरूरत है तो तुमको ही पता है वो लेवेंडोव्स्की है। काफी लोग कहते हैं कि लेवेंडोव्स्की के लिए 15-20 मिलियन, भाई देखो 15-20-30 मिलियन मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके ऊपर से जो 32 मिलियन सैलरी में बचाओगे वो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा मैटर करता है। जाओ फिलिक्स का भी बताता हूँ, जाओ फिलिक्स के लिए लोन का एक अनदर ऑप्शन है जो कि ठीक है, मेरे को लगता है कि ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है। आप एक देखो जाओ फिलिक्स गेम चेंजर नहीं है, बट ठीक है, अगर ऐसे लोन 1 साल और ट्राई कर सकते हो तो बार्सा कर सकती है, लेकिन परमानेंट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 60-70 मिलियन अपने रिसोर्सेज का जाओ फिलिक्स पे खर्च करना नहीं, इट्स लाइक आर्सेनल ने काहे हैवर्ट्ज खरीद लिया, फॉर व्हाट रीजन डोंट नो। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी इंजरीज की, तो भाई यहाँ पर लिवरपूल में ट्रेंट आर्नोल्ड को इंजरी हो गई है और इसी के चलते वो काफ़ी हफ्तों के लिए बाहर होंगे और ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम पे है, क्योंकि देखो तुम इसको बहुत अलग लेंसेज से देखो।
ट्रेंट आर्नोल्ड अपनी प्राइम पे खेल रहा था अभी, उस प्राइम का लिवरपूल को बहुत सपोर्ट मिल रहा था। तो आप कह सकते हो कि लिवरपूल जो हर कंपटीशन में ताबड़तोड़ खेल रही है, उसके पीछे ट्रेंट का बहुत बड़ा रोल है। इस 1.5 महीने साला नहीं है, तो यहां पर ऑलरेडी उनके पास एक बहुत क्रूशियल प्लेयर नहीं है। ऐसे में अब ट्रेंट भी नहीं है तो कहीं ना कहीं पैरालाइसिस हो जाएगा लिवरपूल को। कौन स्टेप अप करेगा? नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ट्रेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, साला का रिप्लेसमेंट नहीं है, और इनके अलावा बाकी की जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो नहीं खेल पा रहे। तो लिवरपूल के लिए तो बहुत बहुत घटिया न्यूज़ है। एट द सेम टाइम अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो हालैंड और केविन डी ब्रुयन के साथ नगाड़ा बजा देंगे इनका। इसी के साथ अगर वेस्ट हैम की बात करें, उनके तो और हालत खराब है। सबसे पहले यहाँ पर जेरार्ड बोवन को दिक्कत हुई, उसके बाद यहाँ पर लुकस पाकेता को दिक्कत हुई, और अब यहाँ पर मिकेल एंटोनियो को भी दिक्कत हो गई। ऐसे में उनके 3 प्लेयर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बाहर बैठे हैं, और वेस्ट हैम जो कि यूरोपियन क्वालिफिकेशंस के लिए पुश कर रही है, उनके लिए दिक्कत की बात है। रिसेंट टाइम में बताया गया कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्काउट्स हमको यहाँ पर सीरिया का रोमा वर्सेस एटलांटा का मैच देखते हुए दिखे, और शायद से सर जिम रैटक्लिफ के एरा का पहला जो ट्रांसफर होने वाला है वो शायद से इसी प्लेयर के अराउंड घूमने वाला है। देखो यहाँ पे 2 प्लेयर थे, पहला तो एटलांटा से था, जिसको आप बहुत लेजिट मान सकते हो कि हाँ भाई ये प्लेयर आने वाला है किसी ना किसी बड़े क्लब में तो, और वो है यहाँ पर स्काल्विनी, 20 साल का 6 फुट 4 इंच का लौंडा, जो कि सेंटर बैक है एटलांटा से, बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत बड़ी लिस्ट में उसने अपने अपने नाम लिए हैं। जैसे अगर हम टॉप सेंटर बैक्स की बात करें, इमर्जिंग बेस्ट प्लेयर की बात करें, बेस्ट सीरिया डिफेंडर्स की बात करें, तो इसने यहाँ पर काफ़ी अपना मेंशन देखा है। 44 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, और यूनाइटेड एटलांटा के बीच में नेगोशिएशंस होती रहती हैं। अभी हॉलैंड लेके आए थे और एटलांटा के बताया गया है, हालांकि रिपोर्ट में नहीं लिखा गया कि कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन रखा गया, बस ये है कि स्काउट्स पिछले 6-7 महीने से लगातार इस प्लेयर को देख रहे हैं और हमेशा इंप्रेस्ड ही हैं। रोमा से जो प्लेयर था वो डिबाला था, डिबाला से पहली बार नहीं है, डिबाला को पहले भी यहाँ पर स्काउट कर चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, बाकी बड़े क्लब भी कर चुके हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इवन दो थोड़ा इंजरी प्रोन है, डिबाला है, और 10-12 मिलियन में आ जाएगा समर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्चुअली में डिबाला की जरूरत है नहीं, इवन इफ ही इज एट बार्गेन। उसकी सैलरी एक मेजर कंसर्न है, उसका इंजरी प्रोन एक मेजर कंसर्न है, लेकिन उसका क्लैश ऑफ द पोजीशन जहां पर ब्रूनो खेलना प्रेफर करता है परफेक्टली, वहीं डिबाला खेलता है। और ऐसे में आप ये भी कह सकते हो कि डिबाला का जो वर्क रेट है वो ब्रूनो के वर्क रेट के आसपास भी नहीं है। तो इवन इफ इट इज अ लग्जरी और प्लेजर टू आइज, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यहाँ पर सरप्लस है डिमांड और ज़रूरत के लिए। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर फ्लैश न्यूज़ की, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इवान टोनी की, तो भाई अपना 8 महीने का बैन पूरा करके 20 जनवरी को वो ब्रेंटफोर्ड के लिए रिटर्न करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर दबे शब्दों में क्या, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि जिस टीम ने मेरे को इस पूरे बैन में सपोर्ट किया है, मैं उस टीम को रेलीगेशन बैटल से ऊपर लेके आने में मदद करने वाला हूँ। यानी कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में इवान टोनी कहीं भी नहीं जाने वाला, समर ट्रांसफर विंडो में देखा जाएगा जो होगा। 100 मिलियन का प्राइस टैग है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस टैग है, आर्सेनल को पे करना चाहिए, मेरे को नहीं लगता पे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 मिलियन इवान टोनी पे कर सकते हो तो मेरे ख्याल से आप 40-50 मिलियन डाल के ओसिमन पे भी ट्राई कर सकते हो। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड और अल्फोंसो डेविस की, तो यहाँ पर भाई अल्फोंसो डेविस को बताया गया रियल मैड्रिड के एजेंट्स के थ्रू कि भाई आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मत करो, समर ट्रांसफर विंडो 2024 में आपके लिए एक ऑफर जरूर आएगा रियल मैड्रिड की तरफ से, उसको बायर्न एक्सेप्ट कर सकती है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आलाबा वाला ऑपरेशन हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जहां पर एज अ फ्री एजेंट अल्फोंसो डेविस विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।